Assalamu alaikum to all of you. Our today's discussion topic is physiology of urinary system. Okay, in this complete lecture, we will discuss what is a urinary system, why urinary system is required by the body, means what is its importance. Okay, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम है तो ये किन किन ऑर्गन से मिलके बना है, बिकॉज यू नो दैट ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं इस ऑर्गन सिस्टम में कैसे अरेंज होते हैं, फिर हर एक ऑर्गन सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, और बिकॉज यू नो यूरिनरी सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सो वी विल आल्सो डिस्कस mechanism of urine formation in this video. Okay, so start our video. First of all, we discuss what is a urinary system. Urinary system is a system that is comprised of different organs. Okay, क्योंकि ये organ system है तो ये मुख्तलिफ organ से बना होगा that work together for the process of urine formation. ठीक है, जो मिलके काम करते हैं और इनका काम क्या है, यूरिन फार्मेशन। ठीक है, ओवरऑल तमाम तर ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं और कलेक्टिवली जो है सब ऑर्गन्स का जो मिलके फंक्शन है, कलेक्टिव फंक्शन है, दैट इज यूरिन फार्मेशन। दिस इज द रीजन दैट वी से दिस सिस्टम यूरिनरी सिस्टम। यही वजह है कि हम इस ऑर्गन सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम का नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज यूरिन। देखिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, यूरिन से रिलेटेड है और यूरिन फार्मेशन में इन्वॉल्व है। जब तक हम इसमें वर्ड यूरिन को नहीं देखेंगे उस टाइम तक हम यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस नहीं कर सकते। तो व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज एक्चुअली लिक्विड बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो लिक्विड फॉर्म में बाई प्रोडक्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, नो इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया लिक्विड बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हमें ये नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है इसे हम देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होने वाले तमाम तर केमिकल रिएक्शंस के सम को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। Okay, metabolism is of two types. One is anabolism and the second one is catabolism. First of all, we see what is anabolism. Anabolism की अगर बात करें, it is a reaction in which small substances combine together to form a larger molecule. ठीक है, small molecules मिलके बड़ा molecule बनाते हैं, this is called anabolic reaction और anabolism. And वो reactions जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म की एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है इकट्ठा होके ग्लूकोज जो है मिलके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, जो कि मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का मिलके, ठीक है, मतलब ग्लूकोज के स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके ग्लाइकोजन बना रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल, दिस इज एनाबोलिज्म। और ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हेन ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन, ठीक है, जब ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है? दैट्स कैटाबोलिज्म। व्हाई इट इज कैटाबोलिज्म? बिकॉज ग्लाइकोजन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट इज ब्रेकिंग इनटू ग्लूकोज दैट आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, ड्यूरिंग दीज metabolic activities, whether these are anabolic reactions or catabolic reactions, some waste products are produced. These waste products, especially nitrogenous wastes, if present in our body, can damage our body, हमारी body को damage कर सकते हैं। That's why it is necessary to excrete out these waste material, especially nitrogenous waste, from our body, so that our body may save from these hazardous chemicals. Okay, इस
इन केमिकल से बचने के लिए हमारी बॉडी में कुदरत ने एक सिस्टम रख दिया, जिस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देता है। यही वजह है चूंकि ये यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद चलते हैं, अब बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो सबसे वाइटल रोल प्ले किया जाता है दैट्स प्लेड बाय किडनीज, देन इज द रीनल पेल्विस, देन कम्स टू ट्यूब्स दैट आर ureters, then comes the urinary bladder, and at the end is urethra. Okay, first of all we discuss what are the kidneys. Kidneys are actually bean shaped organs that are located in the pelvic cavity. Okay, pelvic cavity में ये मौजूद हैं, bean shaped organs हैं और इनका फंक्शन है बेसिकली, अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये क्या है, किडनीज का काम है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं दीज आर इन्वॉल्व्ड फॉर स्टोरिंग द यूरिन, टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, एंड फॉर दीज पर्पसेस एक्चुअली द मेन फंक्शन दैट्स यूरिन फॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज। अब किडनी जो है, दो किडनीज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एक लेफ्ट किडनी और दूसरा राइट किडनी। किडनी के जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, चूंकि दिस इज फिजियोलॉजी लेक्चर तो इसमें हम एनाटॉमी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम फिजियोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जनरल व्यू देता हूं ताकि हम फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हुए कंफ्यूज ना हो और आप इसलिए समझ सके। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो आउटर रीजन होता है किडनी का, उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला होता है उसे कहते हैं हम रीनल मेड्यूला। और वो जगह जहाँ से जो है रीनल पेल्विस निकल रही होती है उसे कहते हैं हम हाइलस ऑफ किडनी या रीनल हाइलस, ठीक है। तो वहाँ से जो है पेल्विक रीजन है सॉरी यहाँ से रीनल पेल्विस जो निकलती है ये यूरेटर्स में जाती है, ठीक है। और यूरेटर्स के बाद वो जगह है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, दैट्स कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। तो ये जो यूरेटर्स हैं ये डायरेक्टली ऊपर से अटैच नहीं होते बल्कि क्या है, नीचे से होके अटैच होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि जो यूरेटर्स हैं दीज आर ट्यूब्स, ये क्या है, ट्यूब्स हैं जो कि पाथवे प्रोवाइड करती हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है, ओके। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है दो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं यूरिथ्रा में, एक यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान और एक आगे होता है जहाँ से एक्सक्रीट आउट होना होता है यूरिन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो वाला स्फिंक्टर जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता, इट्स इनवॉलंटरी। और वो जो बैर वाली साइड पे होता है यूरिथ्रा में वो स्केलेटल मसल का बना होता है एंड दैट्स वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी इन एक्शन क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल है और स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के जितने भी हैं दीज आर वॉलंटरी इन एक्शन। हाँ, एक्सेप्शन एक है स्केलेटल मसल में, वो मसल जो डायफ्राम में पाए जाते हैं दैट आर स्केलेटल मसल्स, बट these muscles are not in our voluntary control। और यूरिथ्रा की अगर बात करें तो मेल यूरिथ्रा और फीमेल यूरिथ्रा बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यूरिथ्रा है क्या, मैं सिंपल कहता हूँ एक ट्यूब है जो कि पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ यूरिन को लेके जाती है, ठीक है। इसमें जो है जो एक्सटीरियर ओपनिंग्स हैं ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होती हैं, लाइक मेल्स के केस में पिनस और फीमेल्स के केस में वजाइना, ठीक है। अब
देखिए जैसे एक कमरा है, कमरे को बनाने के लिए ईंटें रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह अब किडनी है, बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, तो ये ऑर्गन्स भी तो जाहिर है जैसे कमरे को ईंटें बना रही है, इसी तरह कोई चीज़ तो इन्हें भी बना रही होगी। इसी तरह जैसा कि कमरे को ईंटें बनाते हैं, इसी तरह किडनीज को बनाने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर देखें जनरली पूछे तो किडनीज में यूरिन फॉर्मेशन होती है, और अगर स्पेसिफिकली पूछे तो किडनी में मौजूद उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसमें होती है यूरिन फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो कि मैंने कहा नेफ्रॉन में होती है, नेफ्रॉन में कैसे होती है। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें एक आर्ट्रियोल इंटर हो रहा होता है जिसे हम ए से एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और वहाँ से एक जो है आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को से अवे लेके जाता है वो निकल रहा होता है जिसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ओके, ये जाके ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा बना देते हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद आता है हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके बाद आ जाता है लूप ऑफ किडनी, और इसको चूंकि हेनले नाम के एक बंदे ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। इसका असेंडिंग लिम्ब है और डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये यू शेप में होता है। और इसके बाद जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एट द एंड इज कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कैसे अरेंज होता है किसी किडनी में, ये देखते हैं। अच्छा देखें, ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, ये रीनल कॉर्टेक्स वाली साइड पे होता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है ये पेल्विस वाली साइड पे होती है। ठीक है, यूरिन जो है अच्छा, अब यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होनी, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, अब यूरिन फॉर्मेशन को देख लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में अगर देखें जब एट्रियोल से ब्लड और सारा मटेरियल इसमें किडनी में इंटर हुआ, ठीक है, तो इसमें वेस्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो जो वहाँ से निकाले वो भी हैं, और वो चीज़ें भी हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बॉडी बाहर नहीं निकलने देगी, नेफ्रॉन का काम है कि उन्हें वापस ब्लड में भेजे, और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो दूसरे वेस्ट हैं, ठीक है, उनको क्या है बॉडी से बाहर निकाले। तो अब यहाँ पे क्या होगा मैकेनिज्म, एक्चुअली देखें, यहाँ पे किडनी है, किडनी से सीधा यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है इसने। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और यहाँ आ चुकी हैं, उन्हें रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल्स बैक इनटू द ब्लड, ठीक है, ये करवाता है नेफ्रॉन, और करवा के बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर के साथ कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पेल्विस की तरफ भेज देता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट फॉर यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब होता क्या है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्ब होती है, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, एफरेंट से इंटर हुआ, ठीक है, होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस में ही। ठीक है, ग्लोमेरुलस पार्ट में जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से फिल्ट्रेशन होगी बोमेंस कैप्सूल में। तो बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट बच जाएगा उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, उसमें क्या होगा, सारी यूजफुल चीज़ें, यूजफुल मटेरियल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो वेस्ट वगैरह हैं वो आगे निकलेंगे। इसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मोस्टली बहुत ज़्यादा जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लाइक ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड्स पूरे 100%, यूरिया 50%, सोडियम 70%, पोटाशियम 70%, फास्फेट 70%, मैग्नीशियम 30% और वाटर 70%। ये सारा का सारा किस में, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में जो है जब इंटर होता है फ्लूइड, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर फिर अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। डिसेंडिंग में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम, पोटाशियम
कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसकी साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर एक केमिकल पैदा होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन है, वो पैदा होती है और वो क्या करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स। इसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स जो यहाँ पे बच गया उनकी फिर दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगी। लाइक सोडियम 5% की एब्जॉर्प्शन होगी, कैल्शियम की 8% होगी, मैग्नीशियम की 5% होगी, इसी तरह थोड़ा बहुत वाटर की एब्जॉर्प्शन भी होगी और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ तक। जो देखें जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो साथ साथ नाइट्रोजन वेस्ट की भी थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाती है। ओके, इसके बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाने वाली एक हार्मोन होती है जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ओके, अब कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ से यूरिन जाता है रीनल पेल्विस में। अब देखें इसमें मैं माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स और हाइलस ऑफ किडनी और ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज इट इज़ नॉट मी, इट इज़ फिजियोलॉजी, आई एम डिस्कसिंग फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग पे फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करेगी, भेजेगी रीनल पेल्विस के पास। रीनल पेल्विस से एक यूरेटर राइट किडनी से, एक यूरेटर लेफ्ट किडनी से निकलेगा जो कि इसको लेके जाएगा यूरिनरी ब्लेडर के पास। यूरिनरी ब्लेडर में जाके यूरिन स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर जब होगा तो देखें ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा बहुत ऐसे डायरेक्टली तो रिलीज नहीं होता, बल्कि क्या होता है वहाँ पे स्टोर होता है। कितना स्टोर होता है? 400 to 600 ml उसमें होल्ड किया जा सकता है। जब इससे एक्सीड करता है तो उस टाइम जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स पैदा होता है, जिसके थ्रू हमें जो है ना विल पैदा होती है कि यूरिन को एक्सक्रीट आउट करे बॉडी से। तो फिर जो है उस टाइम जब इससे वॉल्यूम बढ़ता है तो वो जो स्मूथ मसल का बना हुआ स्फिंक्टर है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन के कंट्रोल में है, ब्रेन उसे ओपन कर देगा। अब वो जब ओपन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रोल में क्या रह जाता है, बैर वाला जो स्फिंक्टर है, स्केलेटल मसल वाला। जब वो ओपन होता है तो उस टाइम जो है वो अपनी मर्जी से हम बंद करते हैं और इस तरह यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं कि नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या है। अगर यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन देखें तो इसमें 95% यूरिन होता है, सॉरी 95% जो यूरिन है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में यूरिया जाता है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमाइनो एसिड्स हैं और कुछ हार्मोन्स के मेटाबोलाइट्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ यूरिन। इनको अगर देखें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट ही सबसे ज़्यादा खतरनाक वेस्ट से और ये डैमेजिंग होते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की जो कि यूरिन का पार्ट होते हैं। इनमें कुछ कैटाइंस हैं और कुछ एनाइंस हैं। कैटाइंस की अगर बात करें तो इसमें सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम और अमोनियम। अनाइंस में क्लोराइड आयन, सल्फेट, कार्बोनिक आयंस और फास्फेट आयंस, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये सारी चीज़ें 95% जब यूरिन होगा, सॉरी 95% यूरिन का जब वाटर होगा, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अपनी स्पेसिफिक परसेंटेज में होंगे, लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो उस टाइम एक नॉर्मल बंदे का जो यूरिन का कलर है दैट्स पेल येलो, और पेल येलो से थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। लेकिन जब एक प्रोमिनेंट चेंज आती है यूरिन के कलर में तो उस टाइम हम कहते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द यूरिनरी सिस्टम। अब क्या रॉन्ग है वो यूरिन का कलर हमें बताता है। ठीक है, मुख्तलिफ केमिकल्स के बढ़ जाने से यूरिन में या कम हो जाने से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कलर का चेंज हो जाना ये इस बात की अलामत है कि यूरिनरी सिस्टम में कोई मसला है। इन मसाइल में से एक मसला हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन।
ठीक है, या ये वैसे किडनी स्टोन नाम दिया जाता है, वैसे ये यूरेटर में हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद भी ये हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है यूरिनरी सिस्टम में, लेकिन हम इसे कॉमनली जो है किडनी स्टोन ही कहते हैं। तो ये होता क्यों है? जब हम कम पानी पीते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, और वैसे हमारी बॉडी में कुछ और डिजीजेस की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है, लाइक हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, कैल्शियम लेवल का हमारी बॉडी में बढ़ जाना, ब्लड में बढ़ जाना, ये एक मेटाबॉलिक या डिजीज है। क्या मेटाबॉलिक डिजीज है? जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? जब कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म करती है, वो अब्सेंट होती है या लेस क्वांटिटी में पैदा होती है, तो उस टाइम कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। या कैल्सिटोनिन तो पैदा हो रही है, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन जो कि एंटागोनिस्टिक है कैल्सिटोनिन के, ये ज्यादा हो जाती है। जब ये ज्यादा होगी तो ये कैल्शियम को बढ़ाती है। ये कैल्शियम को बढ़ा दे या कैल्सिटोनिन के कम होने की वजह से कैल्शियम बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ये हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम जो है थोड़ी थोड़ी आगे डेपोजिट होती रहती है, आराम आराम से होती 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 ये एक बड़ा सारा स्टोन बन जाता है। जब ये स्टोन बन जाता है तो यूरिन वहां से पास करते हुए डिफिकल्टी होती है और वहां पे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो इन वजूहात की वजह से वहां पे बहुत ज़्यादा पेन, ठीक है, और बहुत सारी जो है और अलामात देखने को मिल सकती हैं, जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर किडनी स्टोन हो गया, अब इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? देखें, पहले तो सर्जरी हुआ करती थी, सर्जरी के थ्रू ऑपरेट करो किडनी को और वहां से उसको निकाल दो। अब एक तो सर्जरी करके निकालो, दूसरा क्या है? लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी क्या है? इट इज द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन फ्रॉम द बॉडी। इसमें होता क्या है? शॉक वेव रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है स्टोन के ऊपर। वो स्टोन जो है ये रेजा रेजा होकर सैंड लाइक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी पिया जाता है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब अगर किडनी स्टोन या किसी भी एरर की वजह से किडनी फेलर हो जाता है, किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, तो देखें नाइट्रोजनस वेस्ट्स लाइक यूरिया लेवल और ऐसी जो चीज़ें हैं ये ब्लड में हाई हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, कॉमा, इन स्टेट ऑफ कॉमा जा सकता है। जब नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ते हैं तो बंदा कॉमा में चला जाता है। तो उस दौरान जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को कम करने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डायलाइसिस। ठीक है, डायलाइसिस के फर्दर दो तरीके हैं, 2 टाइप्स हैं। दोनों में क्या किया जाता है? एक में विद इन द बॉडी पेरिटोनियल कैविटी में जो है पेरिटोनियल कैविटी को इस्तेमाल करके नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कराया जाता है, और दूसरे में डायलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बोथ आर टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स, ये सिर्फ टेम्परेरी हैं, दीज आर नॉट परमानेंट वंस। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? परमानेंट ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए टिश्यू मैचिंग करवाई जाती है। टिश्यू मैचिंग के बाद जो है एक डोनर का जो किडनी है उसको फिक्स कर दिया जाता है रेसिपिएंट के किडनी वाली जगह पे, और वो वहाँ पे जो है फंक्शनिंग